बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों झारखंड में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन इस बार और इस अंक में जिस समस्या पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व बच भी पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके झारखंड नामधारी जितनी पार्टियां, वो सबके सब आदिवासियों की अस्मिता, जल जंगल जमीन इसी बात की चर्चा करते हैं और चुनाव भी इसी बात पे लड़ते हैं। मैं ये बात आज इसलिए उठा रहा हूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक आदेश दिया है। संताल परगना के जो जिले हैं वहां पे साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, इन सब जिला के जो डीसी हैं उनको ये आदेश दिया है कि आप अपने इलाके में जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ करके यहाँ पे जम गए हैं उन पर एक रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट को हमारे सामने पेश करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें तत्काल इस देश से, इस राज्य से बाहर किया जाए। दोस्तों ये समस्या जो घुसपैठ का, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब घुसपैठ की समस्या पर प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे तो लोगों ने बड़ा उसका विरोध किया, खास करके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने क्यों विरोध किया ये मेरी समझ से परे है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपके घर में कोई जबरन घुस जाए, आपके संसाधनों पर कब्जा करे, तो आप उसे हटावेंगे क्यों नहीं और उसको वहां से भगाने की बात क्यों नहीं करेंगे। एक अनुमान के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी कुमार, उन्होंने PIL दायर कर रखी है 2019 से। उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इस देश में 5 करोड़ घुसपैठिए आकर के रह रहे हैं। अभी कल परसों वो एक इंटरव्यू दे रहे थे तो कह रहे थे कि उस समय मेरा मानना था कि 5 करोड़ के लगभग जो है घुसपैठिए जो है, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या कहीं और से भी हो, बहुत सारे पाकिस्तानी भी यहाँ पे आ जाते हैं, वीजा के थ्रू आते हैं और उसके बाद उनका वीजा लैप्स भी कर जाता है, तब भी वो इस देश को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। तो उनका अनुमान है कि अब जो है कम से कम 5.5 करोड़ इनकी संख्या हो गई है। और ये समस्या जो किसी राज्य विशेष का नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। दोस्तों सोचिए कि रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से चल करके जम्मू में जाकर बस गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 40,000 रोहिंग्या जो जम्मू में बसे हुए हैं। ये उस समय की बात है दोस्तों जब अभी 370 आर्टिकल 370 हटा नहीं था, 35A हटा नहीं था। अर्थात हम या आप जा करके जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीद के नहीं रह सकते थे, लेकिन ये रोहिंग्या म्यांमार से चल करके और जम्मू में जा करके ये बस गए थे। सोचिए कि मैंने समस्या कितनी विकराल है। और बांग्लादेशी घुसपैठ पे तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि ये अब ये किसी राज्य तक सीमित नहीं रह गया। बांग्लादेश की समस्या वो पूरे देश की समस्या है। पूरे देश में आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर आपको बांग्लादेशी मिल जाएंगे और वो बड़े ठाट से आधार कार्ड बनवा के, मतदाता पहचान पत्र बनवा के वो सबके साथ में पूरे मस्ती में रह रहे हैं। एक अनुमान है कि 300 ब्लॉक जो बॉर्डर इलाके का पूरे इंडिया में है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, जो 300 ब्लॉक है उसका डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुका है। और ये बात को सब कोई मानता है। और ये सभी दल, जो भी राजनीतिक दल भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, उन सबको ये बात पता है। लेकिन वो कहेंगे क्या, मामला बहुत संवेदनशील है। अरे किसी को अपने घर में जो जबरन घुसा है उसको भगाना मामला संवेदनशील क्यों हो सकता है? क्योंकि इस मामले को सीधे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाता है और मुसलमानों को निकालना यहाँ पे सबसे बड़ा देशद्रोह है, सबसे बड़ा पाप है। अगर आप कहिए कि बांग्लादेशी उसको यहाँ से बाहर करो तो सबसे पहले उसकी जाति और धर्म पूछा जाता है कि तुम किस पंथ के मानने वाले हो। ये सिर्फ भारत में ही संभव है कि अगर आप एक बार जबरन घुस गए तो आप यहाँ से, आपको निकालना बहुत ही मुश्किल है। एक यूरोपियन को यहाँ से धक्का मार के भगाना बहुत आसान है, लेकिन एक बांग्लादेशी या रोहिंग्या को या पाकिस्तानी को निकालना लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ पे मामला हो जाता है उसके पंथ का। अब सोचिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, वहां पे सालों से, कई दशकों से अफगानिस्तानी, वो भी मुसलमान है, वो आकर के वहां पे रह रहे थे। अभी 6 महीना पहले पाकिस्तान ने उन सबको धक्का मार के बाहर किया। भैया ये जब पाकिस्तान में संभव है तो भारत में क्यों संभव नहीं है? आखिर ऐसा कौन सा कारण है
जो यहाँ के राजनेताओं को, प्रशासकों को और यहाँ के समाज को, इनको यहाँ से बाहर करने से रोकता है। पहली बात तो ये रही। लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ झारखंड पर बात करेंगे। एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, भोगनाडीह संथाल परगना के गांव है। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये विरोध का प्रतीक है। जो यहाँ पे हुल, जिसको आप संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, 1855 में हुई थी, उस विद्रोह का केंद्र था भोगनाडीह। भोगनाडीह के ही सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और जो उनकी बहनें थी, वो सब इसी गांव की थी। ये पूरे आंदोलन का केंद्र था। उस गांव भोगनाडीह में 1947 में 40 के करीब परिवार जो है संथाल के रहते थे। जो सिद्धू कान्हू थे वो भी संथाल समुदाय से आते थे। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 या 7 परिवार जो है भोगनाडीह में आज के तारीख में संथाल समुदाय का वहां पे रह रहा है। अर्थात जो सारे परिवार थे वो कहीं से छोड़ करके भाग गए और इन सब का स्थान जो है मुसलमानों ने ले लिया है। वहां के जितने जंगल जमीन जिसकी बात होती है वो सब पे जो आज के तारीख में मुसलमान काबिज हैं। इससे भी मजेदार बात सुनिए दोस्तों कि भोगनाडीह बरहेट विधानसभा क्षेत्र में आता है और बरहेट विधानसभा से कौन चुनाव लड़ता है, कौन जीतता है, तो वो वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये वहीं से चुनाव जीत करके आते हैं। तो सोचिए कि जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति है तो पूरे संथाल परगना की स्थिति क्या होगी। सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं कि और जगहों की स्थिति क्या होगी। और ऐसा नहीं कि हेमंत बाबू को पता नहीं है कि हो क्या रहा है। दरअसल वोट बैंक ऐसी मजबूरी है जो हर राजनेता को इनके खिलाफ कदम उठाने से रोकता है। हर राजनेता को, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था, उसको भी पता है। वो भी कुछ दिन पे इसको मुद्दा बनाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो भी सुटक जाता है। वो भी जो है सो इस मुद्दे को उस शिद्दत से नहीं उठाता जिस शिद्दत से इसको उठाना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जब प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव प्रचार के लिए आए थे संथाल परगना, तो वहां पर भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। तो और ये समस्या जो सिर्फ राज्य की समस्या नहीं है, क्योंकि बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, ये केंद्र सरकार की एजेंसी है। तो जिम्मेदारी कहीं भी अगर घुसपैठ हो रहा तो उसके लिए केंद्र सरकार को आप बरी नहीं कर सकते, वो जिम्मेदार हैं। मेरा कहना है कि भारतीय जो बीएसएफ के जवान हैं उनके हाथ में राइफल क्यों दिया गया है? अगर घुसपैठ हो रही है तो आप ऑर्डर दीजिए कि भाई उस पर गोली चलाओ, उसको रोको, धमका के जैसे भी रोक सकते हो रोको। लेकिन ये घुसपैठ हो रहा है और खास करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, ये जो पूरे के पूरे सीमावर्ती इलाके इन राज्यों के हैं, उसमें बांग्लादेशी अब जो इतनी संख्या में आ चुके हैं कि अभी वो चुनाव सीधे तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो दिन दूर नहीं है। आज से 10-15 साल बाद वो बांग्लादेशी यहाँ पे विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी वो इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं मैं बताता हूं दोस्तों। साहेबगंज की जिलाध्यक्ष जो हैं, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो हैं मोनिका किस्कू। अब मोनिका किस्कू जो हैं वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खड़ा हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा ना कि इनडायरेक्टली बांग्लादेशी चुनाव लड़ रहा है। उसका पति जो है वो उमेद आलम उसका पति है। वो स्वाभाविक है कि यहाँ का तो है नहीं। अब जब ये शादी कर चुकी हैं, लेकिन चूंकि आदिवासी हैं और वो रिजर्व सीट है, तो ये वहां से चुनाव जीत चुकी हैं। तो अभी तो इनडायरेक्टली ही हो रहा है। इससे पहले जो मोनिका किस्कू है कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये तो रही दोस्तों बात मोनिका किस्कू की। लेकिन मोनिका किस्कू अकेले नहीं है, मरियम मरांडी है। मरियम मरांडी जो है अभी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। अब उनके जो पति हैं मोहम्मद समीम जो उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में होगा क्या कि इनके जो बच्चे हैं उनके सारे जो भी ये लोग जमीन या जो भी जायदाद इकट्ठा करे सब के सब उसका होगा। तो बांग्लादेशी बड़े ही सातिराना तरीके से और बड़े ही शांत, मैंने वो बिना किसी हो हल्ला के
वो यहाँ पे आदिवासियों की बेटी से शादी कर रही है। लोग इसको कहते हैं कि लव जिहाद है, हो सकता है लव जिहाद हो, लेकिन लव जिहाद से ज्यादा ये लैंड जिहाद है। लैंड जिहाद इसलिए है क्योंकि वो इनकी बेटी से शादी करके उसके नाम पर पूरे का पूरा आदिवासी जमीन खरीद लेती हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि संताल परगना में एसपीटी एक्ट लागू है। जिस तरह से जो उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर में सीएनटी एक्ट है, उसी के समतुल्य वहां पे संताल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है। अर्थात कोई भी आदिवासी बिना डीसी के जानकारी के, पूर्व अनुमति के वो जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन वह धड़ल्ले से जमीन का हस्तांतरण हो रहा बांग्लादेशियों के हाथ में, और वो धीरे धीरे पूरे के पूरे जमीन पे काबिज होते जा रहे हैं। दोस्तों एक आंकड़ा रखना चाहता हूं आपके सामने। 1911 का जो जनगणना का आंकड़ा है, 1911, आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले, तो उस आंकड़े के अनुसार उस क्षेत्र में 40% आदिवासी थे और सिर्फ 9%, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 9% जो है वहां पे मुसलमान थे। आज स्थिति क्या हो गई है? आज स्थिति जो है 26% पे आ गया आदिवासी पूरे झारखंड में, और मुसलमानों की संख्या कितना है? तो 30% से ऊपर हो चुका है, और कुछ जगहों पे इससे भी ज्यादा है, 35-36% तक लोग पहुंच चुके हैं। तो अब सोचिए कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यहाँ पे हर पार्टी दीकू बाहरियों को भगाओ। अरे किस बाहरी को भगाने की बात कर रहे हो? यहाँ तो विदेशी आकर के बस रहा है, तुम्हारा बेटी जमीन सबके सब छीनता चला जा रहा है। जब तुम्हारे पास में जमीन ही नहीं होगा, तुम्हारा जंगल ही नहीं होगा, तो आदिवासी कहाँ से बचेंगे? और एक अनुमान है दोस्तों कि आज के 50 साल बाद संभवतः आपको झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आदिवासियों का अस्तित्व बचना, उनके संस्कृति बचना, उनकी जमीन बचना लगभग असंभव हो चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया जा रहा है। अभी पिछले ही दिनों जिस दिन हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, तो विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी जो है, उन्होंने इस बात को बड़े ही शिद्दत से विधानसभा में उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हूल दिवस अभी मनाया हम लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहाँ, 1855 में सिंधु कानून ने 50,000 लोगों को वहाँ भोगनाडी में एकत्रित किया था। आंदोलन की बिगुल फूकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, अपने परंपरा को बचाने के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन माँ बेटी रोटी को बचाने के लिए वो आंदोलन किए। उस समय 50,000, 1855 में महोदय वो भोगनाडी में जो सिंधु कानून जी का जन्म स्थली है, उस भोगनाडी में अब 7 परिवार ही आदिवासी बचे हैं, बाकी सारा परिवार चेंज हो गया है। भाई जब आदिवासी बचेगा नहीं तो आप किस आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे? लेकिन इनकी आवाज उठाने का भी असर सरकार पे पड़ क्या रहा है? जब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई तीनों डीसी की रिपोर्ट हमें सबमिट करो कि यहाँ पे कितने बांग्लादेशी और उनको भगाने का उपाय करो, होना तो ये चाहिए था कि राज्य सरकार जो है एक स्पेशल एसआईटी गठित कर दी या टास्क फोर्स किसी चीज का गठित करती जिसके पास पावर होता, और वो सीधे के सीधे जब आप चिन्हित हो गए कि आप बांग्लादेशी तो फिर आपको यहाँ पर रखने की जरूरत क्या है? आप सीधे उठा के उनको बाहर कीजिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, 1990 में राजमहल में चिन्हित किया गया करीब 16,000 लोगों को जो संदिग्ध थे और वो मतदाता सूची में अपने को नामांकित कर चुके थे। राज्य उस समय की सरकार ने उन 16,000 लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया था, लेकिन उन 16,000 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर उसी समय कार्रवाई किया गया होता, 1990 की बात कर रहा हूं दोस्तों, आज से 34-35 साल पहले की बात कर रहा हूं, अगर उस समय कार्रवाई की गई होती तो शायद जो जनसंख्या का विस्फोट इतना भयानक हो चुका है, वहां पे इतने तेजी से जो जनसंख्या बदल रही है, शायद उस पर कुछ लगाम लगी होती। लेकिन राज्य सरकार ने, उस समय बिहार सरकार थी, उसने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि सबके लिए वोट बैंक है। देखिए दोस्तों, खुल के बात करना चाहिए, ये छुपा के कंबल के नीचे रख के बात नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है कि जो बांग्लादेशी वो मुसलमान है, और मुसलमान जो है यहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियों का जो है वोट बैंक है, और वो अभी भी वोट बैंक की तरह बिहेव करता है, और आने वाले समय में अभी तो वोट बैंक है,
कल के समय में वो प्रत्याशी होगा। और इन्हीं राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी आजकल उस इलाके से जीत कर आ रहे हैं और बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उस समय ये अपने प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो दिन अब दूर नहीं है दोस्तों। इस समस्या को निशिकांत दुबे कई बार लोकसभा में उठा चुके हैं। सुनिए, उन्होंने अभी हाल में, जब दोस्तों ये घटना है कुछ दिनों पहले की, जब बकरीद का दिन था और संथाल परगना के गांव में गौकसी की गई, जब हिंदुओं ने, वहां को पूरा गांव हिंदुओं का जब विरोध किया, तो सोचिए बगल के राज्य बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर जो बसे हुए बांग्लादेशी वो सब के सब ढंगर के उठ के आ गए और उन लोगों ने पूरे गांव को घेर लिया। कुछ लोग का तो अनुमान है कि उनका घर वगैरह ही नहीं तोड़ा गया, लूटपाट ही नहीं गया, उनको धमकाया ही नहीं गया, पीटा ही नहीं गया, महिलाओं तक के साथ में बलात्कार किया गया। और ये सब के सब वहां पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये लग रहा था जैसे एक देश दूसरे देश पर अटैक कर दिया हो, एक देश दूसरे देश पर अटैक कर दिया हो। सबके सब बने बड़े काफी देर तक, मानिए कहा जा रहा है कि 24 घंटे तक ये घेराव चलता रहा। बाद में कहीं जब राज्य सरकार की नींद खुली, हो हल्ला मचा, तब वहां से वो लोग भागे। पुलिस का उन लोगों ने राइफल तक छीन लिया और उस राइफल से उन लोगों ने फायरिंग की। ये सब वहां पर होते रहा। सुनिए लोकसभा में इसी घटना को लेकर के निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। 2009 में सभापति महोदया आप मंत्री थी। 2009 से इस संसद में, इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बांग्लादेश, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा हुआ है संथाल परगना में। चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो, अररिया हो। और हालत यह है, हमारी स्थिति यह है कि यहां विजय हांसदा बैठे हुए, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया। और गाय काटने का जब मुसलमानों ने प्रतिरोध किया, अभी 15 दिन पहले पूरे बांग्लादेश वहां से आके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं, उन्होंने हमारी बहू बेटी का इज्जत लूटा, उनके घर को जलाया, उनके घर को भगाया। आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उनकी जनसंख्या नहीं है। स्पीकर साहब, पूरे देश भर में, मैं गोपीचक की बात कर रहा हूं। सभापति महोदया, पूरे देश में परिसीमन हो गया, पूरे देश में परिसीमन हो गया। आप आदिवासी की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, हमारे यहां परिसीमन नहीं हुआ। आदिवासी की संख्या जो 36% थी वो 26% हो गई। ये पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। 1 लोकसभा का सीट आदिवासी का और 3 विधानसभा का सीट घट रहा है, परिसीमन नहीं हो गया। दोस्तों ये सिर्फ ये नहीं कि आज जो है सब कुछ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। दोस्तों पूरे देश में डिलिमिटेशन हो चुका है, झारखंड में भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। जिस दिन डिलिमिटेशन होगा उस दिन जो अनुमान है 1 लोकसभा का सीट जो अभी आरक्षित है वो खत्म हो जाएगा, अर्थात 1 जो है एसटी का सीट जो खत्म हो जाएगा, और इसी तरह से 3 विधायकों का सीट जो अभी आरक्षित है वो खत्म हो जाएगा। ये सीधे सीधे इंगित करता है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और जो यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है, स्वाभाविक है कि वो भी संकुचित होता जाएगा, उसमें भी कमी आती जाएगी। और उसमें आप चिल्लाएंगे कि देखो आदिवासियों का अधिकार छीन लिया। अभी आपका छीना जाना बाकी है। अभी वक्त है कि आप खड़े होइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। इस राज्य का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे जो भी एनजीओ काम करता है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, किसी भी तरह का हो, वो कोई भी इस मामले में ना घुसेड़ना नहीं चाहता। और ये समस्या सिर्फ संथाल परगना तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में घाटशिला में एक प्राइवेट स्कूल में, वहां पे बच्चों को टास्क दिया जा रहा है कि तुम बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान याद करो। सोचिए दोस्तों कि आपके नौनिहालों को सिखाया क्या जा रहा है कि तुम जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान याद करो। उससे क्या मिलेगा? एक इंडियन को इससे क्या मिलेगा? ये कौन सी मानसिकता है जो मास्टरों को और इस स्कूल के संचालकों को
ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये जो है एक मानसिकता है, एक घृणित मानसिकता है, पूरी तरह से धर्मांध मानसिकता है। और जो मैंने कहा कि मरियम या मोनिका किस्कू की बात की, ये लोग दो नहीं हैं। और ये समस्या सिर्फ संताल परगना तक सीमित नहीं। आप रांची में नगरी, भरनो, बेड़ो, ये कांके, ये सब ब्लॉक में आप जाइए तो सही। वहां पर जो भी अभी पंचायत चुनाव हुए थे पिछले बार, उसका आप लिस्ट उठाइए। जो आरक्षित सीट है उसमें जो लोग जीते हुए हैं या जो उम्मीदवार थे, उनके पति का नाम सिर्फ चेक कीजिए। पति मुसलमान है, बच्चा मुसलमान है, लेकिन जो उम्मीदवार है, मां है, वो जो है वो आदिवासी है। और राज्य सरकार आंखें मूंदे हुए है, आंखें मूंदे हुए है। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है, किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि आंख मूंद लो तो इनको लगता है कि रात हो गया। लेकिन ये रात कब तक रहेगा? जब कभी न कभी तो आंख खुलेगी, और जब आंख खुलेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। और दोस्तों ये समस्या इतनी भयावह है कि इसमें आपका जमीन जाएगा, संस्कृति आपकी जा रही, और जो भी पोस्ट हैं, खास करके अभी जो ग्रामीण स्तर पे जो भी ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, अभी तो ये वहीं तक टारगेट किए हुए हैं। लेकिन आने वाला वो दिन दूर नहीं है जब एमएलए और एमपी का पोस्ट भी इन घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के जद में होगा। तब आप बैठ करके रोएंगे, सिर्फ रोएंगे, और ना तो आप अपनी संस्कृति, अभी आपको लगता है कि सिर्फ आदिवासी संस्कृति का क्षरण हो रहा है या विघटन हो रहा है। ना दोस्तों, ये पूरे देश की आत्मा पे चोट है, ये देश पर आक्रमण है। आप इसको इस तरह से देखिए, ये देश पर आक्रमण है, और इसके लिए राज्य सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन केंद्र के सरकार को भी जो है कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। और होना तो ये चाहिए कि जो आगामी चुनाव है उसमें ये एक मुद्दा होना चाहिए, मुख्य मुद्दा होना चाहिए। और इस तरह के जो भी लोग उम्मीदवार बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, खास करके आरक्षित सीट पर जो उम्मीदवार बनने की कोशिश करते हैं, उनका बायोडाटा चेक कीजिए। और वहां के लोगों का, खास करके मैं आदिवासी युवाओं से कहता हूं कि वहां के लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए, उनको चिन्हित करके चुनाव में उनका जो नॉमिनेशन जो फाइल करते हैं उसको पहले ही रद्द करवा दें। न बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ये स्थिति करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और ये घुसपैठ जो है किसी एक राज्य की, मैं फिर से कह रहा हूं, समस्या नहीं है। ममता जी ने इसको साध लिया है। अभी वो बांग्लादेशियों के बल पे जो है सो हर बार चुनाव जीत रही हैं। लेकिन कितने दिन तक एक दिन तो वो आपके सत्ता पे दावा करेगा ही। और वही चीज जो है सब झारखंड में हो रहा है, बिहार के जो भी सीमांचल जिले हैं उसमें यही स्थिति है, और ये हर जगह ये समस्या है। तो दोस्तों, वक्त रहते इस समस्या को से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश स्वाभाविक है कि सरकार के द्वारा ही होगी, तो सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ जो है एक दिन नारा लगा लेने से और 2 बाइट दे देने से पत्रकारों के सामने इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। और खास करके जो आदिवासी युवा हैं, उनसे तो मेरा खास आग्रह है कि भाई वक्त रहते संभल जाओ। ये जो अभी नशा जो चढ़ा हुआ है सांप्रदायिकता का, सेकुलरिज्म का, ये नशा जो है हिंदुओं पर ही उतारते रह जाओगे, और एक दिन पता चलेगा कि तुम्हारा जमीन, तुम्हारा जंगल सबके सब लूट के लोग चले गए। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।